नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम चैप्टर नंबर 17 ऑडिट सीए फाइनल नवंबर 2026 से रिलेटेड सेशन को लाए हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने ड्यू डिलिजेंस को समझा था। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझेंगे और आगे इसमें क्या-क्या हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से कंटेंट को लिखना है एग्जाम में, वो एक हम आइडिया लेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 इन्वेस्टिगेशन। पार्ट 2 इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर क्या करना है दोस्तों? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये हमारे लिए सीए फाइनल में एक नई टर्मिनोलॉजी है। ड्यू डिलिजेंस हम अक्सर पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं और प्रैक्टिकली देखते भी हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है आपने ड्यू डिलिजेंस तो किया हो लेकिन इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। आपको इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक सीए प्रोफेशनल जब बन जाते हैं, इंस्टीट्यूट भी एक कोर्स कराता है, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फोरेंसिक ऑडिट। तो दोस्तों, इसके अंदर एफएफडी कोर्स के अंदर भी इसी चीज को डिटेल्ड में प्रोफेशनल्स को समझाया जाता है, कैसे वो जजमेंट लेंगे, इन्वेस्टिगेशन को कैसे करेंगे, या फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फ्रॉड कितने तरह के होते हैं। वो सारी चीजें एक डिटेल्ड में पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद एफएफडी कोर्स में किया जाता है। अब लेकिन क्योंकि ये एक पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद एक सीए को प्रैक्टिस में करना होता है, तो इसीलिए इसका ओवरव्यू हमारे सीए फाइनल के चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या है और क्या इसका सेंस बनता है, और ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, साथ में फ्रॉड कितनी तरह के होते हैं और फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला हमने एक ब्रीफ किया है इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट, तो दोस्तों समझ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन वर्सेस ऑडिट में क्या है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी चीज को एसेस करना, या है कोई भी चीज अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में होती है तो ही हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। एंड इन्वेस्टिगेशन एम एट एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट और हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे फॉरेंसिक ऑडिट होते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त की जाती है, कंपनीज एक्ट 2013 में आप पढ़ेंगे भी, तो उसके अंदर जो है बहुत से 435 सेक्शन है। तो उसमें एसएफआईओ जो है बेसिकली अलॉट करता है प्रोफेशनल्स को बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस को। जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एसेस करना है, जैसे कहीं पर मिस अप्रोप्रिएशन फंड हो गया, तो कहीं पर किसी बैंक का जो है बैंक में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या करना है, डील करना है। यानी कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन करके एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी इंडिया में है, या जिसने हमें जो है इन्वेस्टिगेशन का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एसेस करना ये रूटीन नेचर का नहीं होता, ये बहुत बड़ा कांड जब हो जाता है तभी ये इन्वेस्टिगेशन जैसी एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन ऑडिट ऑडिट जैसा हम सब जानते हैं, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, और उनके वर्किंग रिजल्ट्स एंटिटी के, या फाइनेंशियली जो एंटिटी है वो साउंड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम ऑडिट एक्टिविटी में देखते हैं। स्कोप देख लेते हैं दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन में बी गवर्न बाय द स्टैट्यूट और इट में बी नॉन स्टैट्यूटरी। तो इन्वेस्टिगेशन आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कराते हैं, तो हो सकता है कि वो स्टैट्यूटरी यानी किसी लॉ से गवर्न हो। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत तरह के फ्रॉड निकलते हैं, फ्रॉड को जो है टेक केयर करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी में नहीं आता, लेकिन हमें एक इन्वेस्टिगेशन कराना है। जैसे शुगर मिल में कोई फ्रॉड हो जाता है, तो शुगर मिल का एक इन्वेस्टिगेशन कराना होगा। या फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में कोई सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो अगर सीबीआई के साथ हमें कुछ हेल्प करानी है, तो भी हमें एक इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो बेसिकली वो स्टैट्यूट से यानी लॉ से गवर्न भी हो सकता है, या लॉ से गवर्न नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको किया जाता है। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट में जो इसका स्कोप ऑफ वर्क है वो आपस में रेलिवेंट लॉ के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर टैक्स ऑडिट करना है तो उसका स्कोप अकॉर्डिंगली है, इनकम टैक्स एक्ट से ड्राइव होगा। कंपनीज एक्ट का ऑडिट करना है तो कंपनीज एक्ट से होगा। बैंकिंग का ऑडिट करना है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो स्कोप को डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से वो ऑडिट का होता है। अब आ जाता है पीरियोडिसिटी। तो इसके अंदर क्या है? तो वर्क इज नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम।
इट में कवर सेवरल ईयर्स एज आउटकम द सेम इज नॉट सर्टेन। तो ये इसमें बहुत लंबा समय लगता है, जबकि ये एक टाइम पीरियड का होता है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन इसके अंदर होती है कि आपको ऑडिट क्वार्टरली करना है, आपको हाफ ईयरली करना है या एनुअली करना है। उसके बाद नेचर क्या है, इट रिक्वायर डिटेल्ड, मार्क कीजिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन व्हाट, a detailed study and examination of facts and figures, voluntary in nature। कुछ भी चेक करेंगे आपको एक डिटेल स्टडी वैल्यूएशंस करना होगा। जबकि इसमें क्या होता है, टेस्ट चेकिंग होती है, सैंपल चेकिंग होती है, ताकि एक एविडेंस तक पहुंच जाए, एक जजमेंट तक पहुंच जाए कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है सही बना हुआ है, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर देता है या नहीं देता है। अब आ जाते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इसके अंदर कोई इनहेरेंट लिमिटेशन एंगेजमेंट में नहीं रहती। इसमें तो हर चीज को आपको चेक कर लेना है, आपके पास सारी तरह से पावर होती है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आपको एक एक चीज को सारे तरीके से देखना है। ऑडिट सफर फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिट में होती है इनहेरेंट लिमिटेशन, जो हम डिस्कस भी करते रहते हैं। उसके बाद एविडेंसेस, यहाँ पर कंक्लूसिव एविडेंसेस चलेंगे, जबकि यहाँ पर जो है प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बेस पर डिसीजन होता है। यानी इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, यहाँ पर प्राइमा फेसी एविडेंस चाहिए ऑडिट के अंदर। ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, it is analytical in nature and require thorough mind capable of observing, collecting and evaluating facts। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं, यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो आप पढ़ेंगे या फॉरेंसिक अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, वो तो आपको कंप्लाई करने हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर कोई भी, देखिए यहाँ पर स्कोप कुछ नहीं है, आपको दुनिया भर का चीजें चेक करनी होंगी। आपको अपना पूरा माइंड एप्लीकेशन लगाना है, जितना भी आप लगा सकते हैं। फिर आपको बहुत तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है, क्वेश्चनार करना है, इंटरव्यू करना है, चीज़ें करनी हैं, और आपको एक तरह से पुलिस की तरह जांच करनी है, सीबीआई की तरह जांच करनी है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ऑडिट में तो आप क्या करेंगे भाई, आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसे इसको फॉलो करना है। फॉरेंसिक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े से अलग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। अपॉइंटिंग एजेंसी कौन होती है, तो थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर्स। ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, ओनर ओनर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर ये सारे लोग करते हैं। रिपोर्टिंग किसको है, आउटकम इज रिपोर्टिंग। देखिए इन्वेस्टिगेशन में ओपिनियन को नहीं बोलते, इन्वेस्टिगेशन में आउटकम बोलेंगे कि जो भी इवेंट हुआ, जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, जो भी पर्टिकुलर स्कैम हुआ, उसके बाद आउटकम क्या निकला। आउटकम जो रिपोर्ट होगा उस पर्सन को होगा जिसके बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन आपने किया है। जैसे जनरली इंडिया में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआईओ, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है जनरली, अगर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई इनकम टैक्स में या बैंकिंग स्कैम या कोई आरबीआई अथॉरिटी आपको गवर्नमेंट, वो सारी चीजें फिर आपको जो रिपोर्ट है वो उसको सबमिट करनी है, जो इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। और यहाँ पर जनरली स्टेक होल्डर्स को, यानी बेसिकली ओनर ऑफ द बिजनेस एंटिटी को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और इसको ओपिनियन देनी होती है। अब आ जाते हैं स्टेप्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहले स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक लिटरली डिसाइड करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम पूरा जो है फॉर्मुलेट करना होता है, एक डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, कैसे क्या करेंगे, किसका कितना होगा, कैसे किससे डिस्कशन होगा, किस चीज को किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे, वो सारी चीज इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका एक फॉर्मुलेशन प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद स्टडी करेंगे किसकी, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को, बाय रेफरेंस टू अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, क्योंकि हमें यहाँ पर कहाँ पहुंचना है, हमें कंक्लूसिव एविडेंस पर पहुंचना है, नॉट प्राइमा फेसी। हमें ऊपर ऊपर से प्राइमर फेसी नहीं देखना, हमको अंदर डिटेल एक्सटेंसिव चेकिंग करनी है। तो इसीलिए हमारी जो स्टडी होगी, हमारी जो मेहनत होगी, यहाँ पर कई ज्यादा गुना हो जाती है। फिर हम एनालाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इंटरप्रिटेशन भी करेंगे फाइंडिंग्स का, कि जो जो हमें मिली है। उसके बाद फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे और साथ में जो है हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करके, एक कंक्लूसिव एविडेंस करके, उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करके अथॉरिटी को सबमिट कर देंगे। अब इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड इन्वेस्टिगेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। देखिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है कि एक इन्वेस्टिगेटर जब भी रिपोर्ट बनाएगा तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये कंपनी सेक्रेटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें क्या-क्या जो है रिपोर्ट में बातों को ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन, मार्क कीजिए, रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट आइदर टू हाईलाइट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द फाइनल आउटकम देयर। देखिए अगर आपका ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना रहे कि आपने उठाया कुछ भी इधर से उधर से ऐसे करके आपने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली, नहीं, इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड चीजों को देना है।
तो आप फालतू जो है उसको भरेंगे नहीं। इन्वेस्टिगेशन करते समय आपको केवल रेलिवेंट हाइलाइट्स और आउटकम्स जो फाइनल है उससे रिलेटेड ही चीज़ों को स्पेसिफिकली लिखना है। फालतू चीज़ों को आप नहीं भरेंगे, ऑब्जर्वेशंस वगैरह इस तरह से चीज़ों को नहीं आप भरते चले जाएंगे कि छोटा बड़ा, केवल रेलिवेंट और स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड बी प्रॉपरली कंसीडर्ड सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग एट अ डिफरेंट मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अदर देन वन इंटेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी कैन बी मिस्ड। तो वो हो सकता है मिस। इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज होना चाहिए। अगर मान लो उस वर्ड से अगर उसके दो दो मतलब निकल रहे हैं, तीन तीन मतलब निकल रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है एम्बिग्युइटी में आ जाएगा। तो आपको स्पेसिफिक रहना है और अपना जो है सारा का सारा जो है इन्वेस्टिगेटर जो है अपना जो है इंटेंशन है वो स्पेसिफिक की तरफ लेके जाना है, एक या दो इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं लेके जाना है। रेलिवेंट फैक्ट्स कंक्लूजन्स शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड। तो ये ध्यान रखना कि जो भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली जो है आप मेंशन करें, लिंक करें, सारी चीजों को डिस्कस करें और फिर उसके बाद एनालाइज करने बाद ही चीजों को डालें। बेसिस एंड assumption मेड शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। तो जो भी अजम्पशन आपने ली, जो भी बेसिस के बेस पे आपने डिसीजन लिया या जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी आपने एग्जामिनेशन स्टडी की, तो उसका आपको बेसिस और अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे। रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट एक्सेप्टेड इट स्कोप एंड लिमिटेशन। देखिए जब आपको इन्वेस्टिगेशन मिला है तो आपको पर्पस क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्पेसिफिक तरीके से लिखना आपको जरूरी है। रिपोर्ट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट पैराग्राफ फॉर्म में बनानी है, हेडिंग के साथ बनानी है। अगर कोई भी डिटेल डाटा, फिगर, सपोर्टिंग्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो अनेक्जर्स में देनी है। जैसा हम करते भी हैं, आप जैसे सीए फाइनल की ट्रेनिंग करते होते हैं, तो जब क्या होता है सीए फाइनल में जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम बहुत सारी क्लाइंट्स को ऑब्जर्वेशन देते हैं अनेक्जर्स फॉर्म में, और हम वर्ड में एक फाइल बनाते हैं कि जी देखिए ये हेडिंग्स हैं, इनकी फिर पैराग्राफ में ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका साथ में अनेक्जर्स हमारा ये है जिसमें डिटेल्ड डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने डाली हुई है। रिपोर्ट शुड स्टेट रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इफ एनी इम्पोज ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्लाइंट। तो आपको रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन अगर कोई हमारी इम्पोज की गई है क्लाइंट के द्वारा या जो भी अथॉरिटी के द्वारा, तो आपको वो साफ साफ मेंशन करनी है और आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म में भी देना है कि इन इन चीजों से हम जो है लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद ओपिनियन इन्वेस्टिगेशन की शुड अपीयर इन अ फाइनल पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट। तो देखिए फाइनल पैराग्राफ जो होता है या कंक्लूसिव प्रोग्राफ, उसमें आपकी सारी ओपिनियन को लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा इन्वेस्टिगेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल इश्यूज किस तरह से मिल सकते हैं। अब देखिए, अब स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्पेशल इश्यूज हमारे सामने आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सारा मॉड्यूल, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मिला के एक समरी टाइप में इंस्टीट्यूट ने रेफरेंसर फॉर्म में बनाया हुआ है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी एग्जाम में जाते हुए अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट, वन डे बिफोर एग्जाम आपकी इतनी अच्छे से क्लैरिटी ये वीडियो करा देगी कि आपको फालतू चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है और आप अपना टाइम बचा सकते हैं और इस टाइम को आप बाकी टॉपिक्स को रिवाइज करने में जो आपने नहीं किए हैं उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। तो टाइम सेविंग और टाइम प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट ही आपको एग्जाम क्लियर कराने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, स्पेशल इश्यूज क्या है। वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड a cent percent 100% वेरिफिकेशन अप्रोच, वेदर ही कैन अडॉप्ट सिलेक्शन और वेरिफिकेशन। तो आपको 100% आपको जो है चीजों को देखना होगा, कोई चीज आप सैंपलिंग नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन में। फिर उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, बेसिस क्या क्या है उसके। whether the investigator can put reliance on the already audited statement of accounts, कि क्या इन्वेस्टिगेटर रिलायंस किया है जो भी स्टेटमेंट्स और ऑडिट हुए हैं उन पे। फिर आ जाता है वेदर इन्वेस्टिगेशन नेसेसरली रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। ऐसा तो नहीं है इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें बहुत सारी टेक्निकल चीजों को समझना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी एक्सपर्ट की या बाहरी किसी थर्ड पार्टी की हेल्प की या प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत है। whether investigator can make futuristic statement even if the opportunity authority is willing to obtain a futuristic statement। तो अगर हमें फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स कोई भी हमें चाहिए होता है या बनाना होता है तो वो हमें जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ
डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्लेम्स है, तो उसको भी हमारे पास जो है चैलेंज बना रहता है कि हम इसको कैसे टेक केयर करें। वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर्स और नोट, तो वर्किंग पेपर रखना है नहीं रखना, वो भी एक हमारा इशू रहता है। तो आइए दोस्तों, ये इश्यूज हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों को भी टेक केयर करना है। प्रॉपरली आपको जो है सारी चीज़ों को देखना है। इन्वेस्टिगेशन में आपको 100% सैंपलिंग करनी है। एक्सपर्ट की राय चाहिए, एक्सपर्ट की राय भी आप लेंगे। तो अगर लेकिन वो समय समय पर अगर रिक्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, तो ही आप लेंगे। तो ये इश्यूज इन्वेस्टिगेशंस में जनरली हमेशा ही मिलते हैं। अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। तो स्टडी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये बताता है कि कौन कौन से फैक्टर करेंगे कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पोजीशन जो है बिजनेस की, देखिए तो बिजनेस की एक ओवरऑल पिक्चर की स्टडी करेंगे। फिर स्टडी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे हमने टर्नओवर देखना है, वेज स्ट्रक्चर देखना है, डेप्रिसिएशन देखना है, मैनेजियल रेमुनेशन देखना है, एक्सेप्शनल नॉन रेकरिंग आइटम्स देखना है, अनयूजुअल ईयर्स देखने हैं, उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस देखना है। तो दोस्तों, ये लिस्ट जो है ये इंक्लूसिव इन नेचर है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने गए तो ऐसा नहीं है कि आप ये 8 ही चीज चेक करेंगे, नहीं, ये इंक्लूसिव है। इसमें आप बहुत सारी चीजें, जो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहता है, जो भी आपको चीजें लगती हैं, जो भी आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिंकेज होके उस फ्रॉड को या उस स्कैम को लिंक्ड करती हैं, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों, अगर आप जो भी फिगर्स हैं उनको इंटरप्रिटेट करेंगे, जैसे फिक्स एसेट्स में कितना एडिशन हुआ, फिक्स एसेट का क्या पोजीशन है, टर्नओवर क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उस तरह से पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब जैसे बैलेंस शीट में आप क्या क्या चेक करेंगे, तो बैलेंस शीट में आप जैसे फिक्स एसेट को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, इन्वेंट्री को देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को देखेंगे, अदर लिक्विड एसेट या अदर करंट एसेट बोल सकते हैं, आइडियल एसेट को देखेंगे, लायबिलिटी को देखेंगे, टैक्सेशन कैपिटल को देखेंगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्या है, करनी है। इन सारी चीजों को जो है आपको टेक केयर करना है। अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जैसे आप कर रहे हैं, हालांकि ये जो पॉइंट है ये हम थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ, इसका लिंक अगले नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। वैल्यूएशन इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसके दो मेथड होते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, देखिए मार्क कीजिए प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी के लिए पूछा गया है। तो आपसे कई बार एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन अगर करनी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन किस लिए करेंगे। तो अगर हमें करना है तो उसमें दो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि प्राइवेट कंपनी जो है ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स को इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, साथ में जो है एब्सेंस ऑफ अ फ्री मार्केट फॉर अ प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइवेट कंपनी केस में यही होता है। तो हम कैसे निकालें वैल्यूएशन मेथड, तो हम निकालते हैं नेटवर्थ मेथड या यील्ड मेथड, यानी परसेंटेज रिटर्न्स, एवरेज रिटर्न्स के बेस पे हम यील्ड मेथड के बेस पे निकालते हैं, या करंट एसेट करंट लाइफ जो भी हमारी नेटवर्थ बेसिस है उसके बेस पे जो है नेटवर्थ बेसिस हम चीजों को निकालते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन कितने तरह का होता है। तो आइए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्वेस्टिगेशन दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है स्टैट्यूटरी, एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी। जब स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कि हमारे देखिए दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एक्ट 2013 में भी दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 216। तो ये बेसिकली स्टैट्यूटरी का मतलब है, कंपनीज एक्ट की बात कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स करते हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन करते हैं ओनरशिप ऑफ अ कंपनी की। कौन करेगा, इंस्पेक्टर करेगा। कैसे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा। कहाँ से ऑर्डर आएगा, सेक्शन 210 कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक ऑर्डर देगी, आपको एक एज एन इंस्पेक्टर जो है काम करना है और आपको एक इन्वेस्टिगेशन करना है। अब अब क्या होगा,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लेटर देगी? नहीं देगी। वो कौन इशू करेगा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेक्शन 212 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, जो मैं अभी तक आपको बताता आया हूं कि इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ कराता है। कौन कराता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एसएफआईओ संस्था का गठन किया हुआ है। सेक्शन 210 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। उस पावर को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एक बनाया है, जिसमें यही पूरा काम टेक केयर होता है कि कंपनीज के इन्वेस्टिगेशन करना अफेयर्स को, और साथ में कंपनीज की इन्वेस्टिगेट करना ओनरशिप को, कि जो सेक्शन 216 में दी गई हैं, और अदर केसेस अलग से आते हैं जो कि सेक्शन 213 में है। तो इस तरह से जब भी स्टेटूटरी बात की जाएगी तो इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट किया जाएगा, एज ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाएगा। उसमें दो चीजें डिसाइड होंगी, इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन टू द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके भी साथ करेगी? एसएफआईओ को मिला करेगी, और अदर केसेस सेक्शन 213 में दिए हुए हैं। अब आ जाता है नॉन स्टैट्यूटरी। अब जैसे ये नॉन स्टैट्यूटरी यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे इनकमिंग पार्टनर का आगमन हुआ, इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए जी। वैल्यूएशन करानी है प्राइवेट कंपनीज की, तो आप वैल्यूएशन करें। जो मैंने बताया कि वैल्यूएशन प्राइवेट कंपनी के केस में वैल्यूएशन में ये ट्रांसफरेबल, मार्केट में डाटा अवेलेबल नहीं होता, और साथ में ये रेस्ट्रिक्शन है कि ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को। तो इस केस में जो वैल्यूएशन होगी वो नेट वर्थ मेथड होगा, या फिर आपका जो है यील्ड मेथड होगा, जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया है। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ द बैंकिंग प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू अ कंपनी। तो इन्वेस्टिगेशन ये भी हो सकता है। फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। आप इंडिविजुअल फर्म प्रपोजिंग बाय, अगर किसी सामने वाली पार्टनर को आप खरीद रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बाय कर रहे हैं किसी के बिजनेस को, तो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। देखिए, ड्यू डिलिजेंस अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। अगर किसी इंडिविजुअल या फर्म के बिहाफ पर आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे तो आप ऑडिट, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं रिव्यू ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट, ये भी इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले देखिए, ये सारे स्टेप्स वही हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले फर्म की हिस्ट्री को जानेंगे, उसकी ग्रोथ को देखेंगे। पार्टनरशिप डीड जो है, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन अ प्राइवेट कंपनी, वो मैंने लास्ट में आपको बताया। अब ये की स्टेप्स है इन इन्वेस्टिगेशन बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्राइवेट कंपनी का है वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कर दिया था। मैंने यहाँ पर डाला है कि अब पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा आ रहा है तो उसको कैसे, तो जल्दी जल्दी स्टडी कर लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्ट्री को, ग्रोथ को देखेंगे, पार्टनरशिप डीड को एग्जामिन करेंगे, हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे, फर्म की एसेट लाइबिलिटी वगैरह को देखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स को देखेंगे, पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटीज वगैरह, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज वो देखेंगे, ऑर्डर बुक वगैरह देखेंगे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट क्या है वो देखेंगे, स्ट्रक्चर, टर्म एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन देखेंगे, कंपनडेंसी कंटिन्यूटी रिस्क एसोसिएटेड है अगर की मैनेजर टेक्निकल पर्सनल के साथ, वो देखेंगे। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो कुछ नहीं है, वो देखेंगे। कि जो भी न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका रैशनल क्या है वो देखेंगे, रिलेशन क्या है उस तरह से वो की पार्टनर के लोग, वो देखेंगे। साथ में रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, उसको भी आपको टेक केयर करना होगा। साथ में स्पेशलाइजेशन ऑफ अ फर्म को देखेंगे कि किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है फर्म, किस फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। मेथडोलॉजी देखेंगे कि वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट वगैरह गुडविल का किस तरीके से, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है तो किस तरह से हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट को, या एडमिशन होता है तो किस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, वो देखेंगे। फिर स्पेशल क्लोज देखेंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर कर रहे हैं तो कोई कंसेशनल टर्म्स के साथ तो वो नहीं आ रहा है। एसेट जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रांसफर देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन वगैरह फर्म की लाइबिलिटी लॉस क्या है, वो सारी चीज देखिए। जो भी है, आपको जितना भी वाइड देखना है एग्जाम में, ये नहीं है कि यही पॉइंट्स लिखने हैं, आपके मन में जिस तरह से आपको, आप अपने एग्जाम में आप अपने को इन्वेस्टिगेटर ट्रीट कीजिए, और अपने पॉइंट्स अपने आप आपके बनते चले जाएंगे। आपको हल्का सा आइडिया पार्टनरशिप एक्ट का होना चाहिए 1932 का, जिस जिसमें हम ये देख लें कि हमारा पार्टनर आता है तो कैसे होगा, जाता है तो कैसे होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा तो कैसे होगा, बिजनेस क्या है, ग्रोथ क्या है, सेल्स क्या है, किस तरह क्लाइंट है, ये सारी चीजें आपको टेक केयर करनी है। अब आ जाते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैंक फाइनेंशियल से। अब जब एडवांस वगैरह कर कोई कंपनी को, जैसे कि बैंकिंग के बिहाफ पे करके आपको बैंकिंग के बिहाफ पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, उस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले लोन किस लिए दिया था, पर्पस क्या था बोरो का, या कहाँ पर उसको इन्वेस्ट करना था, या उसका एंड यूज क्या था। फिर लोन रिपेमेंट शेड्यूल देखेंगे, अजम्पशन प्रॉफिट अवेलेबिलिटी टू एंश्योर दे आर रीजनेबल। फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग, बिजनेस इंटीग्रिटी कंपनी की देखेंगे, उसके डायरेक्टर को देखेंगे, उसके ऑफिसर को देखेंगे, उनकी इंटीग्रिटी देखेंगे, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनका सिबिल का डिफॉल्ट चेक करेंगे, उनका आरबीआई का डिफॉल्ट लिस्ट जो है वो चेक करेंगे। तो ये सारी चीजें हम उसमें चेक करेंगे। कंपनी है तो मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह देखेंगे, एमसीए पर उसका डाटा को चेक करेंगे, उसको क्रॉस चेक करेंगे,
करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। फिर ग्रोथ डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, तो यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स है, अगर आप इन्वेस्टिगेटर के रूप में प्रैक्टिकल काम करते हैं तो आप 10 साल का भी करा सकते हैं, 8 साल का भी, वो आपका जजमेंट रहेगा, लेकिन मिनिमम 5 साल का आप डाटा को इन्वेस्टिगेट जरूर करेंगे, उसके परफॉर्मेंस देखेंगे। साथ में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल चेंजेस, ऐसा तो नहीं है कंपनी के ऊपर आए और कंपनी का लोन पीरियड जो है उससे इफेक्ट हुआ या फिर रीस्ट्रक्चरिंग हुआ या कुछ भी ऐसा सिचुएशन बना, तो ये भी हम टेक केयर करेंगे। अगर कंपनी अप्लाई करती है लोन के लिए फॉर अदर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रीजन, तो उसका क्या रिजेक्शन हुआ तो उसको देखेंगे। एक तरह से हम बहुत सारी चीजों को टेक केयर करते हैं, बैंकिंग बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है, क्रेडिट रिपोर्ट आप चेक करेंगे, आरबीआई का डिफॉल्टर लिस्ट चेक करेंगे, तो आप इसमें सैकड़ों चीजें डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है जब आपके पास एग्जाम में चीजें आएंगी तो आप एज एन इन्वेस्टिगेशन अपने आप को मानिएगा, और जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप बैंक ऑडिट करते हैं, उस बैंक ऑडिट के साथ साथ आप जितना एडवांस इन्वेस्टिगेशन टाइप का करेंगे, उसमें बहुत ही ज्यादा कंक्लूसिव, आपको एक्सटेंसिव डिटेल में जाना पड़ेगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है, ऑडिट वाली बातें यहाँ नहीं लिखनी है। इसीलिए मार्क्स कटते हैं बच्चों आपके कि इन्वेस्टिगेशन पूछा गया है, तो आपको हल्की चीजें नहीं लिखनी। इन्वेस्टिगेशन मतलब कांड हो चुका है, उसके बाद जो है हम सारी चीजों को एक बार देख रहे हैं। तो जब बैंक जो है आपको चीजें करता है, बैंक के बिहाफ पर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो यानी कोई स्कैम आपका हुआ है, तो उस हिसाब से आपको टेक केयर करना है चीजों को, बड़े एक्सटेंसिव चीजों से। अब इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो आपका मैं बता दूं, फ्रॉड जो है कंपनीज एक्ट 2013 में फ्रॉड जो है, दो स्पेसिफिक सेक्शन है, 140D10, जहां पर ऐसे स्पेसिफाई करता है आईसीआई को कि ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करने हैं फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड, और सेक्शन 447 है जो पनिशमेंट्स वगैरह का है, जो फ्रॉड हो जाता है तब कहते हैं। अब देख लेते हैं फ्रॉड। फ्रॉड के लिए ऐसे कौन सा है दोस्तों, 240 240 है। फ्रॉड हैज बीन डिफाइंड। अब देखिए ऐसे 240 में फ्रॉड क्या है। अब उसमें जो ऐसे 240 में क्या है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड, एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एन इंटीग्रेटेड एक्ट, इंटेंशनल एक्ट बाय, मार्क कीजिए दोस्तों, फ्रॉड क्या है, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारा एसए का नाम है। वो क्या कहता है जी, फ्रॉड क्या है, फ्रॉड डिफाइन है सेक्शन ऐसे 240 में, एज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल अमंग मैनेजमेंट, those charged with governance employs third party involving use of deception to obtain an unjust or illegal advantage, तो that is called fraud। अब उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, इस कॉन्टेक्ट में हम सेक्शन 447 में बहुत सारी आपको पेनल्टी दे रखी है। तो ये सारी जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड जो है फ्रॉड होता है आपका इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, या कोई एक्ट और ओमिशन, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट है, कोई भी ऐसा एक्ट किया, ओमिशन किया या कंसील किया, कोई भी अब्यूज किया पोजीशन को बाय एनी पर्सन और पर्सन के बिहाफ पर किया है, किसी भी इस तरीके से किया है कि सामने वाले के इंटेंशन या कोई भी अनड्यू एडवांटेज आप गेन करते हैं, या इंटरेस्ट कंपनी का इंजर हो जाता है, तो शेयर होल्डर क्रेडिटर उसके प्रतिभागी बनते हैं, यानी नुकसान उनको होता है, तो वेदर नॉट इन एनी रॉन्गफुल गेन और लॉस, तो दैट इज कॉल्ड 447 में इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। ऐसे 240 में भी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी, उसके बाद 447 में भी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी। फ्रॉड कई तरह का होता है दोस्तों। फ्रॉड फोरेंसिक रिपोर्टिंग के लिए देखिए तो आप डॉक्यूमेंट को ऑल्टर फॉल्सिफिकेशन करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल एडमिशन ऑफ इवन ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन होता है, इंटेंशनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री भी हो सकती है। फाइनेंशियल्स में ये बोल रहे हैं, बुक्स में फाइनेंशियल में आप किस तरह की फ्रॉड्स कर सकते हैं, तो फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, आप अजम्पशंस को एडजस्टमेंट्स करके जजमेंट्स वगैरह को भी कर सकते हैं। ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग द रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपकी रेवेन्यू ड्यू हुई नहीं, आपने रेवेन्यू ड्यू कर ली। रेवेन्यू ऑन स्टोरेज, जैसे इंडियस के हिसाब से आपकी रेवेन्यू ड्यू होनी थी, आपने डेफर करनी थी रेवेन्यू, आपने आज ही उसको पूरा टोटली बुक कर लिया, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एबनॉर्मल ईयर की एंड ट्रांजैक्शंस को देखना होगा, एसेट वैल्यूएशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, ये नहीं कि इम्प्रॉपर है, तो इस अगर इम्प्रॉपर होगा तो इन्वेस्टिगेशन यानी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें करनी होगी। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू और अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि अगर आपकी ओवर वैल्यूड एसेट्स हैं या हिडन आपकी लायबिलिटी हैं, ये भी आपको एक फ्रॉड इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। अब जैसे आ जाता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ अकाउंट, स्कीमिंग और कैश लार्सेंसी। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे चोरी हो जाना, राइट ऑफ करना, स्कीमिंग हो गया, या फिर किकबैक्स हो गया। किकबैक्स क्या होता है दोस्तों, मैं ये टर्म्स बता देता हूँ। ये जनरली क्या होता है कि जैसे आपने सामने वाले को
एक मान लो परचेज किया, परचेज ऑर्डर प्लेस किया, और अगर परचेज ऑर्डर में प्राइसिंग कंपनी ने पे कर दी। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो परचेज डिपार्टमेंट है या जो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो क्या करता है, कैश में वो जो है जैसे पेमेंट पीओ हुआ, मान लो आपने कोई एक्स एक्स आइटम खरीदा, आपको जो है परचेज आपने किया 100 रुपए का, और उसमें 80 रुपए सामने वाले वेंडर आपको 100 यहाँ से पे कर देंगे, आपको यहाँ से कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सामने वाली पार्टी से अंदर खाने कोई सेटिंग कर लेते हैं, और अब अंदर खाने सेटिंग करने के बाद 20 रुपए वो कैश में आपको, यानी कि इसको कंपनी के किसी ऑफिशियल से सेटिंग हो जाती है और उसको दे देता है, या परचेज डिपार्टमेंट किसी हेड से सेटिंग, तो इस तरह से वो चीजें क्या हो जाती हैं, किकबैक्स का नाम होता है। इसीलिए स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर, मार्क कीजिए फिक्टिशियस वेंडर, अगर आप फर्जी वेंडर उसमें डाल रहे हैं, फिक्टिशियस वेंडर आप अगर उसमें डाल रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसे ही घोस्ट वर्कर्स भी होते हैं, तब भी बहुत गलत होता है। पेरोल स्कीम्स हैं, घोस्ट एम्प्लॉयज, देखिए यहाँ पर आ गया घोस्ट एम्प्लॉयज, फोल्सिफाइड वेसिस, कमीशन स्कीम्स, तो ऐसा जो कंपनी का जो फंड्स है, वो आप एंड यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं डायवर्जन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस अप्रोप्रिएट करते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल लोन ले लेते हैं, और उसका एंड यूज बिजनेस के पर्पस ना लग के उससे आप क्या करते हैं, बाय बैक कर देते हैं, या फिर आप उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर देते हैं। इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, वो डायवर्जन अपोर्शन ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए। रियम्बर्समेंट स्कीम आपकी है, मिस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेंसेस है, मल्टीपल रियम्बर्समेंट है, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस है, यूजिंग एंट्री एसेट फॉर पर्सनल यूज, अगर आपका बिजनेस पर्पस है लेकिन आप पर्सनल यूज में कर रहे हैं, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का पार्ट होता है। तो ये बताया गया कि किस किस तरह का फ्रॉड होता है। करप्शन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्राइबरी यानी इलीगल ग्रेचुटीज आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे करप्शन टाइप में आ जाते हैं। तो नेचर्स आपको बताए गए हैं, जैसे ब्राइबरी रिश्वत देना, ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो सारे करप्शन टाइप में आ जाएंगे। फ्रॉडलेंट एंट्री क्या है, लेट एंट्री करी, एंट्री नहीं करी, पार्ट एंट्री करी, इंसर्ट रोंग एंट्री करी और डाइवर्ट कर दिया फंड्स को और अटेंशन को, तो वो फ्रॉडलेंट एंट्रीज हो गई। अब सेल्स में क्या होता है, प्राइस एनहांसमेंट है, ओमिशन टू मेक रिसीप ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप है, बिलिंग एंड सेल रिवर्स एडजस्टमेंट्स है। तो जो भी आपको लगता है जहां जहां सेल्स में फ्रॉड हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने डाल दी हैं। तो फूड प्रोडक्शन यील्ड रेशियो इन होटल एंड सर्प्रसन ऑफ रेवेन्यू है, हायरिंग एसेट करते हैं कंपनी को लीन पीरियड में, उसके बाद ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच नोट फॉर सेल है, सेल ऑफ एसेट है रिकॉर्डेड एज इनकम, कैश सेल एडजस्टेड एज क्रेडिट सेल, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और राइट ऑफ करते हैं गुड्स गुड डेट को एज अ बैड और इरेवकेबल आप शो कर देते हैं, तो ये भी गलत होता है। उसके बाद आता है डिफॉल्केशन ऑफ, अब आ जाता है कलेक्शन फ्रॉड्स में, तो आप कंट्रीब्यूशन चैरिटी फंड को कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्रेडिट डोनेशंस दे रहे हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स, रेंटल कलेक्टेड इन अ बट नॉट रिकॉर्डेड इन, बिल्कुल ठीक है, रेंट आपका आ गया लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, रेंट कलेक्ट हुआ कैश में लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, रेवेन्यू नहीं दिखाना चाहते हैं, कलेक्शन नहीं दिखाना चाहते, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अब एक्सपेंसेस फ्रॉड्स में भी आपका आ सकता है, आप एक्सपेंस को ओवर चार्ज कर रहे हैं, इंटेंजिबल डिस्काउंट्स, इनएलिजिबल डिस्काउंट्स को एंटर कर रहे हैं, यानी पास कर रहे हैं, यानी ऐसी डिडक्शन जो अलाउड नहीं वो आप अलाउड कर रहे हैं, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, अनटाइमली पेमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर, अननेसेसरी ह्यूज और प्रोविजनिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दोस्तों जो हैं आपकी फ्रॉड्स के टाइप में है। दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ्रॉड कितने तरह का होता है ये आपको जानना है, तो आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो आपको पूरा चीज जो है ये याद हो जाएगी। तो दोस्तों आइए उसके बाद पेरोल फ्रॉड्स हैं, तो ये हमारा जैसे अब देखिए पेरोल फ्रॉड्स में क्या, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपने रख लिए जबकि बुक्स में ज्यादा दिखा दिए, एक्चुअल में कम है, एक्स्ट्रा आवर्स आपने कैलकुलेट कर लिए, नेट पे में आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, कोई भी चीज आप रिटायर एम्प्लॉय आईडी को उसको डीएक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज वर्कर पेड सैलरी है, तो वो सारी चीजें जो हैं फिक्टिशियस है, घोस्ट वर्कर आपको दिखा रहे हैं, वो आ जाएगा। फिर आ जाते हैं चेंज इन कंप्यूटर डाटा है, कंप्यूटर डाटा फ्रॉड में भी आप कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय सरप्लस या इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड्स को, ऑडिट ट्रेल मिसिंग कर दी, ऑडिट ट्रेल फेल हो गई, आपके दिमाग में जो जो चीजें आएंगी वो सारी फ्रॉड में आ सकती हैं। टेक्नोलॉजी, तो दोस्तों ये सारे फ्रॉड्स हैं। अब जैसे बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स में ये सारे टेक्नोलॉजी रिवॉर्ड्स है, तो एम्प्लॉय हॉस्टाइल सॉफ्टवेयर्स हैं, फिशिंग है, विशिंग वॉइल मेल है, स्मिशिंग है, वेलिंग है, इंडिविजुअल्स है, कार डुप्लीकेशंस है, स्टील कॉन्फिडेंशियल, ये सारी चीजें दोस्तों ये सब जनरल नेचर का है, जो फ्रॉड आज के डेट में हम देखते भी हैं। अब जैसे
एटीएम ट्रांजैक्शन का मिसयूज हो गया सेंसिटिव स्टेशनरी का, रॉन्ग पोजीशन ऑफ अनदर अकाउंट्स हैं, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं। एलसी डिवोल्व हो गई, लेकिन इन्फ्लेटेड स्टॉक स्टेटमेंट्स आप दिखा रहे हैं, इन्फ्लेटेड प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बिजनेस आपका उतना है नहीं। फोर्ज या डुप्लीकेट या लोन डॉक्यूमेंट्स आप एलसी वगैरह जो है ये गलत बनवा रहे हैं, जैसे नीरव मोदी के केस में हुआ, बीजी वाले केस में। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है होती हैं। तो यानी जैसे आप बैंकिंग फ्रॉड्स देखते हैं, अदर्स में आपकी ये जाती है, ट्रस्ट एफडी हो गया, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री हो गया, इंडिकेट एक्सपेंस, तो ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली चीजें ग्रैब हो जाएंगी। और याद है कि ये जो है जनरली प्रैक्टिकली चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं करप्शन। करप्शन में क्या होता है दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो करप्शन में, करप्शन कब, तीन चार चीजों को मिला के करप्शन बनता है। तो करप्शन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी परचेजिंग स्कीम और सेल्स स्कीम। तो यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि हमारे ही लोग उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, अनबायस तरीके से चीजें काम नहीं करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या आ जाता है, किसमें आ जाता है, करप्शन में आ जाता है। ब्राइबरी यानी रिश्वत देना, इनवॉइस किकबैक्स, जो मैंने आपको बताया इनवॉइस किकबैक होता है, मैंने 100 रुपए का कोई पीओ लिया, उसका पेमेंट कर दिया, माल खरीद लिया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है, जो बंदे इन्वॉल्व रहते हैं उनको, जो वेंडर है जिससे माल खरीदा है, वो 100 रुपए का माल खरीदा, ओवर प्राइसिंग करके माल खरीदा, और बाद में वो पैसा आके जो है उतना ही 10 रुपए 20 रुपए का कमीशन जो है वो वापस उन्हीं बंदों को चला जाता है जिन्होंने पीओ प्लेस किया है, कंपनी के मैनेजमेंट में चला जाता है। तो वही किकबैक्स का रूप हो जाता है। और बिड रेगिंग है, सिंपल सेम उसी तरह ये भी सिचुएशन है। उसके बाद इलीगल ग्रेटिट्यूड्स है, ये इकोनॉमिक एक्सटोर्शंस है, ये सारी चीजें करप्शन का पार्ट आपकी बनते हैं। तो ये जनरल टर्म्स हैं जो कि हम जानते ही हैं कि करप्शन में क्या क्या चीज होती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, ब्राइबरी आ सकता है, इलीगल ग्रेचुटीज आ सकती हैं, या फिर इकोनॉमिक एक्सटॉर्शंस भी आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स में भी जैसे हमने बता ही दिया, बहुत सारी चीजें हैं। नेटवर्थ, नेट आर्ट को ओवर स्टेट कर रखा है, नेटवर्थ अंडर स्टेटमेंट कर रखा है, टाइमिंग डिफरेंसेस कर रखे हैं, फिक्टिशियस रिवेन्यू, अंडरस्टेटेड रिवेन्यू कर रखा है। उसके बाद जो है कंसील्ड लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस है, ओवर स्टेटमेंट लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन कर रखा है, या इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रखा है। ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्रॉड होते हैं। तो जनरली हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स, तीन ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा फ्रॉड वाला भी आ सकता है, एक फाइनेंशियल बैंकिंग फ्रॉड का भी आ सकता है, एक पेरोल का घोष वर्कर वाला भी आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड वाला भी आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आता है कि जो फ्रॉड डायमंड क्या होता है। तो फ्रॉड डायमंड में क्या होता है दोस्तों, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी और रेशनलाइजेशन, ये चार जो है फ्रॉड के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फ्रॉड होगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी भी रहेगी, रेशनलाइजेशन भी होगा, कैपेबिलिटी के हिसाब से होगा। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आइए दोस्तों, आज हमने इन्वेस्टिगेशन चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं अगला पार्ट पे, एसेट मिस अप्रोप्रिएशन पर। एसेट मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होती है, तो एसेट मिस अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जैसे कैश के ट्रांजैक्शन ले लीजिए। ये वैसे आप स्टडी भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली ये सारा वो है जो आप जो है करना चाहते हैं। अब आ जाता है थेफ्ट ऑफ कैश ऑन हैंड, जैसे चोरी हो जाना, कैश रिसीट्स का चोरी हो जाना, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स आप करना। अब ये सारी स्कीम है, जैसे बिलिंग स्कीम है, बिलिंग में शेल कंपनियां खोल ली, नॉन कंप्लायंस वेंडर कर लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लिया, पेरोल है तो घोस्ट एम्प्लॉय बना लिए, फाल्सिफाइड वेजेस है, कमीशन स्कीम्स है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने सारी चीजें, अब जैसे रजिस्टर्ड डिसबर्समेंट है, तो फॉल्स जो है आपके वॉइड्स है, फॉल्स रिफंड्स हैं आपके, फोर्ज एंडोर्समेंट्स है, फोर्ज मास्टर्स है, चेक एंड पेमेंट टैम्परिंग हो रहा है, ऑल्टर्ड पे हो रहा है, ऑथराइज मेकर है। तो ये सारे आपके फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ओवर स्टेटेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट स्कीम है लेकिन फिक्टिशियस है। उसके बाद मिस कैरेक्टराइज एक्सपेंसेस हैं, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर्स हैं, मल्टीपल रियम्बर्समेंट्स हैं। तो ये सारे दोस्तों क्या होता है, ये सारी चीजें हमारी एसेट मिस अप्रोप्रिएशन का पार्ट बनते हैं। एसेट मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कंपनी की एसेट को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कंपनी की एसेट को मिस यूज कर रहे हैं, मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारी इसमें। अब देखिए दोस्तों, इनमें इसमें अब आ जाता है, अब जब कैश आप चोरी करते हैं, थेफ्ट हुआ, कैश रिसीट्स या कोई भी आपका, उस केस में स्कीमिंग होगा, कैश लारंसी होगा,
तो लार्सनी जो है स्कीमिंग को समझ लेते हैं। स्कीमिंग क्या होता है दोस्तों? एक स्कीमिंग में सबसे पहले अगर कोई भी लेख या कोई भी किताब को जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि उसका मुख्य सारांश या मेन आइडिया जो है समझ में आ जाए, तो वो गैर जरूरी बातों को छोड़ दिया जाता है। तो यानी इस तरह से चीजों को लेना कि अपरेंटली ठीक लग रही है लेकिन अंदर खाने इसमें कहीं ना कहीं चीजें चल रही हैं, या साइबर फ्रॉड, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमिंग जो है कई चीजों में यूज होती है। तो स्कीमिंग क्या होता है? सरसरी तौर पर जब हम जो है किसी चीज को पढ़ते हैं, केवल मुख्य विचार सार समझ आता है, तो स्कीमिंग होता है। यानी कि जैसे हमें लगा सेल्स लेकिन रिकॉर्ड नहीं है, अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसीवेबल, राइट ऑफ स्कीम्स हैं, लैपिंग स्कीम्स हैं, अनरिकनसाइल्ड हैं या अनकंसील्ड हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर रिफंड्स और अदर्स जो हैं आपके, ये भी यहाँ पर स्कीमिंग में पार्ट में आ जाते हैं। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? कैश रिसीट्स के थ्रेट से रिलेटेड है। तो अब कैश रिसीट्स का जब थ्रेट होगा तो उस केस में स्कीमिंग होगा और कैश जो है लार्सनी होगा। अब इसमें जो है दो वर्ड जो आते हैं, उसके बाद स्कीमिंग में क्या क्या होता है, तो स्कीमिंग के लिए सेल्स अनरिकॉर्डेड है, अंडरस्टैंड, रिसीवेबल्स राइट ऑफ स्कीम्स हैं, लूपिंग एग्जाम स्कीम्स हैं, या फिर अनकंसील्ड हैं, और जो है आपका रिफंड्स वाली चीजें। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि अब हम इसमें एसेट रिक्विजिशन एंड ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉल्स सेल्स एंड शिपिंग कर रहे हैं, परचेजिंग एंड रिसीविंग कर रहे हैं, अनकंसील्ड लार्सेंस। तो इस केस में यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाता है कि हमारे को स्कीमिंग और लार्सेनी आपको जो है इसमें जो है दोनों चीजों को बताया गया है। अब इसमें दोस्तों ये जब क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? अब इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रॉड के इंडिकेटर्स को आप कैसे पढ़ेंगे? फ्रॉड के देखिए, जो ये वर्ड है लार्सेनी और जो ये स्कीमिंग वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो स्कीमिंग का मतलब हुआ कि ऊपर ऊपर से आपको चीजें ठीक लग रही हैं लेकिन अंदर खाने उसमें कहीं ना कहीं, जैसे सेल्स है तो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, रिसीवेबल है तो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। तो इस तरह से चीजों को आपको देखना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा। रिफंड्स हैं तो रिफंड्स में क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या झोल है, किस तरह से चीजों को या किस तरह की जो है मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है। ऐसे ऐसे कैश लार्सनिंग का मतलब है थेफ्ट्स वगैरह से रिलेटेड चीजें। जैसे यहाँ पर हमने बताया एसेट्स रिक्विजिशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल्स सेल्स एंड शिपिंग हो रही है, परचेज और रिसीविंग कर रहे हैं, और साथ में वो क्या है, अनकंसील्ड है। अनकंसील्ड दोनों में ही आएगा, अनकंसील्ड है, तो वो सारी चीजें जो हैं इसमें आ जाएंगी। इन्वेंट्री एंड ऑल अदर एसेट यहाँ पर आ जाएंगी। तो दो तरह से इन्होंने बांटा कि एसेट अगर मिसअप्रोप्रिएट होती है तो एसेट में दो मेन ही होते हैं, एक तो कैश या फिर इन्वेंट्री या अदर एसेट। अब उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पूरा ये चार्ट इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है जिसको हमें रिवाइज करना है। तो ये सब मोटा मोटा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कानूनी तरीके से अगर हम इसमें बात करें, तो जो कैश लार्सनी है वो है चोरी के अलावा जो भी चोरी हम कर रहे हैं उसमें चोरी इस तरह की है कि डॉक्यूमेंट में ही हेरा फेरी है। तो उस चीज को जो है दो तरह का होता है, ये ग्रैंड होता है, पेटी होता है। जब चोरी या संपत्ति की जाती है एक निर्धारित सीमा तक, लेकिन उस निर्धारित सीमा से ज्यादा अगर आप जो है कोई भी फ्रॉड करते हैं तो वो होता है ग्रैंड लार्सनी। लेकिन अगर पेटी होता है तो छोटी मोटी चीज जैसे एम्बेजलमेंट्स हो गया, चीजें हो गई जो ऊपर हमने दिया, तो उसमें जो है सारी चीजें। देखिए ये बर्गली और रोबरी से अलावा होता है, ये जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। तो आइए हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी चीजें ही करनी है। वो जब हम प्रोफेशनल सीए बन जाएंगे उसके बाद जो वो कोर्स किया जाता है फोरेंसिक अकाउंटिंग फ्रॉड डिटेक्शन वाला, तो उसमें एफएएफडी में हम ये सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, डाटा के साथ एनालाइज करते हैं, एक्सेल में किस तरह से चीजों को इन्वेस्टिगेट किया, वो सारी चीजें वहां पर टेक केयर करेंगे। अब आ जाता है इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स। तो दोस्तों, discrepancy in accounting record including non recording, a partial recording, and incorrect recording, delay accounting और amount और misclassification, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग एविडेंस है, मिसिंग डॉक्यूमेंट है, ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स हैं, इन रिकंसिलिएशन, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिसीव्ड, कमीशन जो है, इस तरह की चीजें भी आगे आएंगी। अब जैसे अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट है, रेस्पॉन्स है, जैसे डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड, हमने डॉक्यूमेंट के लिए ही मना कर दिया, फिर
जो है फैसिलिटीज देने के लिए मना कर दिया, एम्प्लॉइज अनड्यू टाइम प्रेशर है, कॉम्प्लेक्स इशू है, अनयूजुअल डिलेज हैं, प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, डिनाइल ऑफ यूज है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट, कैट टेक्निक्स हमारी है लेकिन हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स हैं। या कैट टेक्निक्स नहीं है, टूल्स नहीं है, डाटा को दे नहीं रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है किसी, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। अदर इंडिकेटर क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज में वेरिएशंस है इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से, या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आपने चेंजेस किया है, मेजर चेंजेस किया है, समय समय पर चेंज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे हैं, तो वो सारे इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स हो जाएंगे। देखिए इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड में बहुत वाइड स्कोप है, आपको जहां जहां आप इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे और आपको जो जो चीज मिलती जाएंगे, आप उसके बारे में फिर आपके लिए वो फ्रॉड इंडिकेटर भी होता चला जाएगा। अब आ जाता है रेस्पॉन्स टू फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता है तो क्या रेस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे 330 में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क को एसेस करे, रेस्पॉन्स करे और मैनेजमेंट को रेस्पॉन्स करे, यानी एसेस करे और रेस्पॉन्स करे रिस्क को, मैनेजमेंट को। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग द टेस्टिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू करे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, ठीक है। उसके बाद रिव्यू करें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को जो कि आउटसाइड है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में, और जो कि अपीयर्स लग रही हैं कि ये अनयूजुअल इन नेचर है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये आपको रिपोर्ट करनी है। ऑडिटर नीड टू असेस फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट ड्यू टू फ्रॉड, सच एज इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड्स, रेशनलाइजेशन। ये सारी चीजों को आपको देखना है, कंसीडर करना है जब भी आप फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। साथ में रेस्पॉन्स करना है फ्रॉड को, जिसमें कम्युनिकेशन किसको करोगे, रेस्पॉन्स किसको करोगे, मैनेजमेंट को करोगे। दोष चार्ज विद गवर्नेंस, टीसीडब्ल्यूजी को करोगे, तो दोष चार्ज विद गवर्नेंस को करोगे। रेगुलेटरी को करोगे जिसने आपको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को करोगे जो इस इन्वेस्टिगेशन या इस बड़े स्कैम में शामिल है, उनको करोगे। और अपना असेसमेंट करने के बाद जो भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है वो सारा फ्रॉड से रिलेटेड चीजों को कम्युनिकेट करोगे। तो दोस्तों आइए, आज हमने इन्वेस्टिगेशन पार्ट 2 कंप्लीट किया, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 17 हमने 3 वीडियो में शामिल किया है। पार्ट ए जिसमें हमने ड्यू डिलिजेंस समझा, जो कि वीडियो है। उसके बाद पार्ट 2 इन्वेस्टिगेशन, जो कि आज हमने समझा। और नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम पार्ट 3 लाएंगे जिसमें हमारा फॉरेंसिक अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड्स हम साथ में कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, ये थे आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। और इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर बहुत बार आता है एग्जाम में, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको चीजों को, फ्रॉड्स कितने तरह का है, मिस अप्रोप्रिएशन किस किस चीजों को होता है, स्कीमिंग क्या है, कैश लार्सेनी क्या है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। साथ में आपको जो है ये भी चीजें देखनी है कि आपको रिवाइज करने के अंदर कि आपको कौन कौन सी चीजों को किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है। तो इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना है। टाइम बहुत कम है दोस्तों, नवंबर आने वाला है, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है या एग्जाम में कोई भी डाउट है अगर आपका है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो से रिलेटेड ही नहीं, किसी भी एरिया से, किसी भी सब्जेक्ट से, सीए फाइनल में कोई भी अगर आपको डाउट है, तो आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना जो है कंसर्न क्वेरी लिखिए और हम उसका जवाब तुरंत जो है देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।